क्वेरी सर, इसमें आएंगी नहीं इस तरीके से सर। क्वेरीज चैट, चैट ओपन कर दीजिए। हाँ ठीक है। क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, बताना बच्चों एक बार। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? यस। अपन ने गर्भित अधिकार क्षेत्र के बारे में कल पढ़ा था, है ना? एक बार ओपन अप कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवाते हैं, फिर लेते हैं अपन आगे। गर्भित अधिकार क्षेत्र हमने क्या पढ़ा? फर्म को बाध्य करने की क्षमता है, काम करेगा एक साझेदार, जिम्मेदारों की पूरी फर्म, बशर्ते कार्य गर्भित अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। कार्य गर्भित अधिकार क्षेत्र में माना जाएगा 3 चीजें पूरी हो जाए। व्यवसाय के सामान्य क्रम में होना चाहिए, फर्म के व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। दूसरा बोला था सामान्य तरीके से किया जाना चाहिए, व्यवसाय के सामान्य परिचालन में होना चाहिए। सामान्य परिचालन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ये बोला था सौदा किसके नाम से? फर्म के नाम से। फिर हमने बोला कि निम्न को गर्भित अधिकार क्षेत्र में शामिल माना जाएगा। माल खरीद सकता है, बेच सकता है, चल संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, अनुबंध कर सकता है ऋण के लिए और ऋण का भुगतान भी कर सकता है, फर्म की संपत्ति गिरवी रख करके धन उधार ले सकता है, विनिमय पत्र जारी कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, पृष्ठांकित कर सकता है। आखिरी वाला अधिकार सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग या ट्रेडिंग फर्म के साझेदार को मिलेगा, वकीलों की फर्म में तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल दिया था। ये वाला निम्नलिखित को गर्भित अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं माना जाएगा। धारा नंबर 19, विवाद को पंच निर्णय के लिए सौंपना, स्वयं के नाम से बैंक खाता खोलना, 3 पॉइंट वाद के थे, वाद वापस लेना, समझौता करना या दायित्व कम दायित्व स्वीकार करना, या फिर दायित्व स्वीकार करना, है ना। और लास्ट में बोला संपत्ति के 2 पॉइंट थे, अचल संपत्ति प्राप्त करना और हस्तांतरित करना, फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना। टोटल 8 पॉइंट थे ये वाले। 8वां पॉइंट ये कहता है आपका कि अगर एक साझेदार किसी और साझेदारी फर्म में साझेदार बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? सर्वसहमति लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर दूसरी फर्म में साझेदार बनना चाहता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बंदा एमसीसी और वीएसआई दोनों में एक ही समय पे साझेदार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रतिद्वंदी व्यवसाय है, सहमति लेनी पड़ेगी और सहमति उसमें कभी मिलेगी नहीं। प्रतिद्वंदी व्यवसाय में सीक्रेट होते हैं, कोई नहीं देगा। अलग करो आप, अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंदी व्यवसाय है तो नहीं मिलेगा, सहमति तो लेनी पड़ेगी। बिना सहमति के ये कार्य नहीं होता। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तभी इतना पोर्शन एक बार ले लो। हम लेने जा रहे हैं, देखो गर्भित अधिकार क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, साझेदारों को कौन कौन से गर्भित अधिकार क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहले तो ध्यान है कि यह फर्म को बाध्य करने की क्षमता है। फिर यदि कोई साझेदार फर्म के लिए कार्य करता है तो फर्म साझेदार के कार्य के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। अंडरलाइन करना, कोई साझेदार फर्म के लिए कार्य करता है, फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी, परंतु इन परिस्थितियों में पाई जाएगी। पहला, किया गया कार्य फर्म के सामान्य व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, जिसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था? व्यवसाय के सामान्य क्रम में होना चाहिए, फर्म के व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। अर्थात साझेदार द्वारा किया गया कार्य उसके अधिकार के भीतर होना चाहिए, फर्म के व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, फर्म के व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए या फर्म के व्यवसाय के सामान्य क्रम में होना चाहिए, जो हमने शब्द यूज किया। नेक्स्ट आया है, कार्य ऐसा होना चाहिए फर्म के व्यवसाय के सामान्य परिचालन में किया जाए, सामान्य तरीके से किया जाए, और सामान्य तरीका प्रत्येक मामले की प्रकृति और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तीसरा, सौदा किसके नाम से? फर्म के नाम से किया जाना चाहिए, वरना फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। क्या क्या शामिल है पहले ये पढ़ो एक बार। साझेदारी संपत्ति को गिरवी रख करके धन उधार ले सकता है, बेच सकता है, चल संपत्ति खरीद सकता है, फर्म के नाम से माल खरीद सकता है, धन उधार ले सकता है, ऋण के लिए अनुबंध कर सकता है, ऋण का भुगतान कर सकता है। और ये आखिरी वाला पॉइंट, फर्म के नाम से तथा उसके खाते में प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, चेक या अन्य विनिमय पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है, जारी कर सकता है, पृष्ठांकित
कर सकता है। आखिरी वाला सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? बैंकिंग या ट्रेडिंग फर्म के साझेदारों को मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल पढ़ो और बताओ, ये वाला पढ़ो, ऊपर वाला उदाहरण। वकीलों की फर्म में बहुत सारे विनिमय विलेख जारी किए, प्राप्त किए, प्रस्तावित किए। गर्भित अधिकार क्षेत्र में आएगा क्या साझेदारों के? नहीं आएगा, क्योंकि ये उनके लिए रोज का काम नहीं है। लेकिन यही तुम्हारी फर्म कैसी होती? बैंकिंग या ट्रेडिंग फर्म, तो आ जाता, तो आ जाता। आखिरी वाला पॉइंट है ना, उसी पे बना है। अब आ रहा है कौन कौन से गर्भित अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। धारा नंबर 19। यदि कोई फर्म के लिए कार्य करता है तो फर्म साझेदार के कार्य के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी, परंतु यह निम्न प्रतिबाधाओं के साथ है। आप तो ये लिख लेना, निम्नलिखित गर्भित अधिकार क्षेत्र से बाहर है। निम्नलिखित गर्भित अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सिंपल लैंग्वेज लिखा ना। पहला पॉइंट क्या कहता है? व्यापार से संबंधित किसी विवाद या झगड़े को पंच निर्णय को सौंपना। एक अकेला साझेदार यह निर्णय नहीं ले सकता, उसे क्या चाहिए? सर्वसहमति। यह निर्णय लेना साझेदार के गर्भित अधिकार क्षेत्र से बाहर है, निम्नलिखित गर्भित अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अपने नाम से फर्म के लिए खाता खोला है, पैसा तो फर्म का और खुद के नाम से अकाउंट खोल रहा है, गलत है कि नहीं है बताओ? फर्म के तीसरे पक्ष के विरुद्ध दावे के प्रति समझौता करना या दावे का कुछ भाग त्याग कर देना। फर्म ने थर्ड पार्टी पे केस फाइल किया, एक साझेदार ने समझौता कर लिया कि भाई आप तो 10 लाख की जगह 8 लाख दे दो, बाकियों को ऑब्जेक्शन होगा, यह निर्णय अकेला नहीं ले सकता। फिर क्या हुआ? फर्म की ओर से किए गए मुकदमे या कार्रवाई को वापस लेना। अकेला निर्णय नहीं ले सकता, क्या चाहिए? सर्व सहमति। कल एग्जाम्पल दिया था आपको, 10 लाख मिलते, लॉस करा दिया। फिर क्या रहे? फर्म के विरुद्ध किए गए मुकदमे या कार्रवाई में दायित्व स्वीकार करना। थर्ड पार्टी ने किया था मुकदमा, फर्म के विरुद्ध था ये मुकदमा, 10 लाख रुपए में सेटलमेंट करके आ गया, स्वीकार कर लिया एक साझेदार ने। बाकी साझेदार बोलते हमसे पूछ लिया होता हम तो 7 लाख में करवा देते, ठीक है? तो इसमें ऑब्जेक्शन आएगा, तो पहले ही बोल दिया अकेला साझेदार ये निर्णय नहीं ले सकता। फिर क्या था? फर्म की ओर से अचल संपत्ति को प्राप्त करना या हस्तांतरित करना। अचल संपत्ति महंगी आती है, एक अकेले साझेदार के हाथ की बात नहीं है, उसको खरीदना और बेचना। क्या चाहिए? सर्व सहमति। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्म की ओर से साझेदारी में शामिल होना। अकेला निर्णय नहीं ले सकता, क्या चाहिए? सर्व सहमति। धारा नंबर क्या थी आपकी? 19। अब आगे आ रहा है गर्भित अधिकार क्षेत्र का विस्तार व संकुचन। इसको एक बार पहले समझ लो, फिर यहां से ले लेना। गर्भित अधिकार क्षेत्र का, लिखो, गर्भित अधिकार क्षेत्र का विस्तार व संकुचन। विस्तार मतलब बढ़ाना, संकुचन मतलब कम करना। गर्भित अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हो या गर्भित अधिकार क्षेत्र को कम करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? गर्भित अधिकार क्षेत्र का विस्तार या संकुचन कैसे किया जा सकता है? समझौते द्वारा या फिर अनुबंध द्वारा। समझौते द्वारा या अनुबंध द्वारा। कैसे? एक स्टेटमेंट बोलती हूं, सोच के बताना सही है कि नहीं है ना? जो चीज गर्भित अधिकार क्षेत्र में नहीं आती उसे स्पष्ट अधिकार क्षेत्र में डाल दो, साझेदारी समझौते में लिखवा दो। भाई जो चीज गर्भित में नहीं आती उसे स्पष्ट में डाल दो, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? तो मतलब गर्भित को बढ़ाने का तरीका या घटाने का तरीका क्या है? स्पष्ट में डाल दो। स्पष्ट मतलब समझौता, समझौते द्वारा इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है? तो यही तरीका है इसको बढ़ाने और घटाने का। परंतु तृतीय पक्षकार तभी जिम्मेदार होगा, लिखो, परंतु तृतीय पक्षकार तभी जिम्मेदार होगा जब, तृतीय पक्षकार तभी जिम्मेदार माना जाएगा जब
उसे प्रतिबंध की जानकारी हो जब उसे प्रतिबंध की जानकारी हो, तृतीय पक्षकार यह नहीं जानता कि वह एक साझेदार के साथ अनुबंध कर रहा है या व्यवहार कर रहा है। तृतीय पक्षकार को यही नहीं पता कि वो एक साझेदार के साथ अनुबंध कर रहा है। इसका मतलब तृतीय पक्षकार कौन है? लापरवाह है। और जो लापरवाह होता है उसका कानून कभी साथ नहीं देता। थर्ड पार्टी क्या है? यहां पर लापरवाह है। दो परिस्थितियों में तृतीय पक्षकार जिम्मेदार माना जाएगा। ये पूरी है तुम्हारी धारा नंबर 20। इस पे केस स्टडी आ सकती है। गर्भित अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने के जो तरीका है वो क्या है? समझौते में लिखवा दो। तृतीय पक्षकार कब जिम्मेदार होगा? जब उसे प्रतिबंध की जानकारी हो या वो यही नहीं जानता कि वो साझेदार के साथ अनुबंध कर रहा है तो लापरवाह है, तो वो जिम्मेदार माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं मान लो आपकी फर्म के साथ व्यवहार कर रही हूँ, आपकी फर्म के साथ कोई अनुबंध कर रही हूँ, मैं तो यही मानूंगी ना जो साझेदारी अधिनियम में लिखा है कि ये काम आपकी फर्म के साझेदार कर सकते हैं, ये काम आपकी फर्म के साझेदार नहीं कर सकते। वही मानूंगी ना जो साझेदारी अधिनियम में लिखे हैं। मुझे क्या पता कि आपने अनुबंध द्वारा अपने साझेदारों के अधिकार क्षेत्र को कम या बढ़ा रखा है। तो मैं कब जिम्मेदार होंगी एज अ थर्ड पार्टी? जब मुझे प्रतिबंध की जानकारी हो। जब मुझे प्रतिबंध की जानकारी हो। आपने मुझे बता दिया कि साझेदार के दायित्व सीमित है, फिर भी मैं अनुबंध करती हूं तो मेरी दिक्कत। ठीक है। दूसरा, मुझे यही नहीं पता कि मैं साझेदार के साथ डील कर रही हूं, इसका मतलब तो मैं लापरवाह हूं, और लापरवाह हूं तो फिर कोई भी मुझे उपचार नहीं मिलेगा। तृतीय पक्षकार यानी कि मैं जिम्मेदार मानी जाऊंगी। आपको पता है हमने पढ़ा था प्रदर्शन द्वारा साझेदार, गत्यावरोध द्वारा साझेदार, वो भी सिर्फ किन लोगों के लिए जिम्मेदार होता था? जो उसकी बात पे विश्वास करके पूंजी निवेश करते हैं। अगर एक व्यक्ति ये विश्वास ही नहीं करता कि वो साझेदार है तो उसके पास कोई उपचार नहीं होता। अगर आप अनुबंध ये सोचते हुए नहीं कर रहे कि मैं साझेदार हूं तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। व्यक्ति सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है जो इस बात पे विश्वास करते हुए कि वो साझेदार है अनुबंध करते हैं। ठीक है। पूरी धारा समझ में आई कि नहीं? बताओ बेटा। धारा नंबर 20 शॉर्ट में क्या कहती है? गर्भित अधिकार क्षेत्र का विस्तार या संकुचन समझौते या अनुबंध द्वारा किया जा सकता है। तृतीय पक्षकार तभी जिम्मेदार माना जाएगा जब उसे इस प्रतिबंध की जानकारी है या उसे यह नहीं पता कि वह एक साझेदार के साथ व्यवहार कर रहा है। समझ आ गई चीज? नोट डाल के एक लाइन लिखो, केस स्टडी में काम आएगी। यदि तृतीय पक्षकार को प्रतिबंध की जानकारी है, यदि तृतीय पक्षकार को प्रतिबंध की जानकारी है तो तृतीय पक्षकार जिम्मेदार माना जाएगा। तो तृतीय पक्षकार जिम्मेदार माना जाएगा। परंतु यदि उसे प्रतिबंध की जानकारी नहीं है, परंतु यदि उसे प्रतिबंध की जानकारी नहीं है तो फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी। परंतु यदि उसे प्रतिबंध की जानकारी नहीं है तो फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी।
नहीं, केस स्टडी में ये काम आएगी, लिख के तो दोनों ही बातें आएंगे ना, वो तो नियम हमने लिख ही लिया। केस स्टडी में ये काम आएगी कि भाई अगर तृतीय पक्षकार को प्रतिबंध की जानकारी थी तो तृतीय पक्षकार जिम्मेदार, अगर नहीं थी तो फर्म जिम्मेदार। तृतीय पक्षकार जो है वो लॉस होगा तभी तो केस फाइल करेगा, और वो रेमेडी कब मिलेगी, जब उसे जानकारी थी। ठीक है, क्या नहीं थी है ना, जानकारी नहीं थी तो फिर फर्म जिम्मेदार। क्या लिया हुआ है देखो एक बार, इसके अंदर ये सेकंड पॉइंट काट दो क्योंकि आईसीआई ने हटा दिया इसलिए हम नहीं लेंगे इसको, आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट तक ही करोगे। एक साझेदार को उपरोक्त गर्भित अधिसत्ता को, साझेदार की उपरोक्त गर्भित अधिसत्ता को अनुबंध द्वारा बढ़ाया या सीमित किया जा सकता है। साझेदार उपयुक्त मामलों को अंजाम दे सकते हैं जहां उसको ठहराव द्वारा विशिष्ट या अभिव्यक्त अधिकार प्राप्त हो। आप सीधी सी बात समझ लो, गर्भित अधिकार क्षेत्र का विस्तार या संकुचन समझौते या ठहराव द्वारा किया जा सकता है। अनुबंध द्वारा आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हो। निम्नलिखित परिस्थितियों में साझेदार के गर्भित अधिकार पर ठहराव द्वारा थोपी गई बाधाएं तृतीय पक्षकार के विरुद्ध प्रभावी हो जाएगी। तृतीय पक्षकार के विरुद्ध प्रभावी हो जाएंगी मतलब तृतीय पक्षकार जिम्मेदार माना जाएगा। कब? तृतीय पक्षकार उसके बारे में, बाधाओं के बारे में जानता है, या तृतीय पक्षकार को यही नहीं पता कि वह फर्म के साझेदार के साथ व्यवहार कर रहा है। समझ आई बात की नहीं है? बताओ बेटा, धारा नंबर है तुम्हारी 20। गर्भित अधिकार क्षेत्र का विस्तार या संकुचन समझौते द्वारा किया जा सकता है। तृतीय पक्षकार तभी जिम्मेदार माना जाएगा जब उसे उन बाधाओं की जानकारी हो या वो ये नहीं जानता कि वह एक साझेदार के साथ व्यवहार कर रहा है। ये तो हो गया हमारा प्रावधान। अब इसके बारे में एक एग्जाम्पल डाला है इन्होंने, एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक बार। ए जो एक साझेदार है बी से 1000 रुपए फर्म के नाम पे उधार लेता है, परंतु इसने ये कार्य क्या किया है? अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किया है, और इससे इसने क्या किया? फर्म की देनदारियों का भुगतान कर दिया। पैसे उधार लिए गलत तरीके से, यूज सही जगह कर दिए, फर्म के डेब्ट्स का पेमेंट किया है उससे पैसे से। यहाँ इस तथ्य की भी फर्म ने पैसे उधार लिए हैं, साफ पता चलता है फर्म तुम्हारी कैसी है, ट्रेडिंग फर्म है, व्यापारिक फर्म है, और फर्म के नाम से पैसे उधार लेना व्यापारिक फर्म के साझेदारों के गर्भित अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु समझौते द्वारा आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ? इस तथ्य द्वारा कि फर्म ने उधार लिया है यह पता चलता है कि फर्म कैसी फर्म है? व्यापारिक फर्म है। अतः एक ही गर्भित अधिकार क्षेत्र में है कि वह फर्म के व्यापार के लिए रुपया उधार ले सकता है। गर्भित अधिकारों को जैसा आपने अनुभव किया है कि उसके तथा अन्य साझेदारों के बीच समझौते द्वारा सीमित किया जा सकता है, और सीमित कर रखा था, जैसा अपना एग्जाम्पल कहता है इसके गर्भित अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब सीमित कर रखा था। अब यदि बी जो ऋण दाता है, तृतीय पक्षकार हो गया बी, उसे ए पर लगाए गए इस प्रतिबंध का ज्ञान नहीं है, तृतीय पक्षकार को बाधाओं का पता नहीं है, तब फर्म जो है वो जिम्मेदार मानी जाएगी। पढ़ो, नोट लिखा है अभी अभी। यदि तृतीय पक्षकार को प्रतिबंध की जानकारी नहीं है, फर्म जिम्मेदार होगी। ठीक है। इसके विपरीत इस प्रतिबंध के प्रति बी की जानकारी होने से फर्म बी को उक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायित्व से बच जाएगी। अगर तृतीय पक्षकार को इसकी जानकारी होती तो वो स्वयं जिम्मेदार होता, फर्म जिम्मेदार नहीं होती। दोनों ही पॉइंट आ गए। अब केस स्टडी बताऊं कैसे आ सकती है? हाँ, इस केस में इन्होंने बोला कि भाई पहले वाले पॉइंट में बोला कि अगर ऋणदाता कौन? बी, उसको प्रतिबंध की जानकारी नहीं है तो फर्म जिम्मेदार। दूसरा बोला इसके विपरीत अगर उसे जानकारी होती तो कौन जिम्मेदार होता? बी खुद। होता कि नहीं होता? बताओ, विपरीत तो मतलब उल्टा ही हुआ ना। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन मैंने डलवाया है आपके, देखो। क्वेश्चन में लिख के आ रहा है ना, ज्ञान नहीं है। अब यदि बी जो ऋणदाता है उसे प्रतिबंध की जानकारी नहीं है तो फर्म जिम्मेदार। अगर होती तो कौन होता? खुद जिम्मेदार होता। अब इसका क्वेश्चन एक बताते, देखो मैंने डलवा रखा है।
इसका लास्ट क्वेश्चन ही है आई थिंक, देखना एक बार। पढ़ के देखो बेटा, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीआई बनाए तो इस तरीके का बना सकता है। पेज नंबर 123 पे है आपके ये। सेकंड पॉइंट नमन, सेकंड पॉइंट आपका यही कहता है कि भाई अगर तृतीय पक्षकार को यही नहीं पता कि वह एक साझेदार के साथ व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब वो लापरवाह है, और कानून कभी भी लापरवाह व्यक्तियों का साथ नहीं देता, तो उस केस में तृतीय पक्षकार को जिम्मेदार माना जाएगा। एबीसी एक साझेदारी फर्म में साझेदार है। फर्म फर्नीचर का व्यापार करती है। ए के पास माल खरीदने और बेचने का अधिकार है। ए के पास क्या अधिकार है? माल खरीदने और बेचने का। बी के पास क्या अधिकार है? खातों की देखभाल का। सी के पास क्या अधिकार था? कानूनी विषय व वस्तु को देखने का अधिकार था। हाल ही में क्या हुआ? आपसी सहमति द्वारा, मतलब ठहराव द्वारा यह तय किया गया कि ये अब क्या करेगा? लेखा पुस्तकें देखेगा। बी जो है वो चेंज कर दी अथॉरिटी, अधिसत्ता बदल दी ना समझौते द्वारा। परंतु मिस्टर एम नाम से ही पता चल रहा है बाहर वाला है, साझेदार तो 3 ही थे ना एबीसी। तो मिस्टर एम को अनुबंध के बारे में पता नहीं है और उसने एक साझेदार को फर्नीचर सप्लाई कर दिया। उस साझेदार ने वह माल किसी अन्य को बेच दिया। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार बताएं कि क्या एम अपने माल का पैसा फर्म से ले सकता है कि नहीं ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि इसे जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं होती तो कौन जिम्मेदार होता है? फर्म जिम्मेदार होती है। आगे सेकंड पार्ट पढ़ो। आपका उत्तर क्या होता? यदि एम को अनुबंध के बारे में पता होता तब एम जिम्मेदार माना जाता। प्रावधान क्या देख के आओगे? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 20 के अनुसार, ठीक है, गर्भित अधिकार क्षेत्र का विस्तार व संकुचन स्पष्ट अनुबंध या ठहराव द्वारा किया जा सकता है, परंतु यह प्रतिबाधाएं तृतीय पक्षकार के विरुद्ध तभी प्रभावी होंगी जब तृतीय पक्षकार को इन बाधाओं की जानकारी हो या तृतीय पक्षकार यह नहीं जानता कि वह एक साझेदार के साथ व्यवहार कर रहा हो। प्रावधान तो पूरा देखे आओगे ना, ठीक है। बाद में उसमें बता के आना आंसर पार्ट में, यदि तृतीय पक्षकार को प्रतिबंध की जानकारी है तो तृतीय पक्षकार जिम्मेदार होगा। अगर तृतीय पक्षकार को अनुबंध की जानकारी, बाधाओं की जानकारी नहीं है तो फर्म जिम्मेदार होगी। कर लोगे? ये आप कंक्लूजन में लिख के आना, निश्चय निष्कर्ष में लास्ट में देके आना। मैंने वही इसीलिए पॉइंट लिखवाया ताकि थोड़ा आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए। तथ्य में तो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज आ जाएगी। कर लोगे ना? अभी तक आया नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने डलवा रखा है इस टॉपिक का कि अगर आएगा तो इस तरीके का आएगा। भाई अनुबंध देखा जाएगा, उस समय अगर डला हुआ है तो ठीक है, पेंडिंग का हमें कोई लेना देना नहीं है। जो डली हुई है चीज अनुबंध में लिखी हुई है हम तो उसी को देखेंगे। आप बाद में क्या डलवा रहे थे, मन की भावनाएं मन में रह जाएं, ठीक है, तो उनका कोई भी उपचार नहीं होता, ठीक है। पहले वाली लेंगे ना अपन, तो पेंडेंसी का तो अपन मानते ही नहीं है ना। अच्छा अब एक अच्छा सा टॉपिक मैं बीच बीच में से करा रही हूँ। मेन टॉपिक पहले कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए टॉपिक होंगे एक दिन सारे करा देंगे, क्योंकि यूनिट 2 बड़ी है ना, इस वजह से। हम पढ़ेंगे अवयस्क की स्थिति, सबसे पहले तो वही पढ़ा देती हूँ। अवयस्क की स्थिति भाई वहां पे भी इंपॉर्टेंट थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। नहीं अभी मैं पूछती हूँ, तुम बता देना। वैसे आंसर भी खोल देती हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, ठीक है, पर मैं आगे खड़ी हूँ तो तुम्हें दिखेगा नहीं तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग लगा के आंसर करना है। अच्छा ठीक है, अवयस्क की स्थिति के बारे में बात करें। धारा याद करवाऊंगी, धारा नंबर 30। कौन सी धारा है? धारा नंबर 30। इसकी केस स्टडी भी करनी है अपन को अभी, तो पहले समझ लो अच्छे से, फिर केस स्टडी पे आएंगे। मैटर यहाँ पे भी अच्छे से दिया हुआ है तो यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अवयस्क की स्थिति, क्या अवयस्क साझेदार बन सकता है? नहीं बन सकता, परंतु उसे सभी साझेदारों की सहमति से क्या बना सकते हो? लाभग्रहीता बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो साझेदार, ये जो साझेदार नहीं सॉरी अवयस्क के पास क्या क्या अधिकार है। अगर वो लाभग्रहीता बना, उसे लाभों में शामिल किया गया, तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे वो बताने आपको। 4 अधिकार। सबसे पहला अधिकार लाभ में शामिल क्या है? लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। डाउट है क्या कोई? बताओ। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लाभ में शामिल क्या है ना, प्लस
खातों का हिसाब किताब की मांग कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। जब हमने पढ़ा था ना कि फर्म के भइयों को की जांच करने का अधिकार, तब हमने कहा था कि इस निष्क्रिय को भी मिलता है, सक्रिय को भी मिलता है, और यह अधिकार तो अवयस्क को भी मिलेगा। पढ़ा था ना? तो ठीक है, अवयस्क को पास भी अधिकार होता है कि वह फर्म की भइयों की खातों की निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक है, एक केस है जब ये वाद भी प्रस्तुत कर सकता है, जब ये फर्म से अपने संबंध को विच्छेद करने का निर्णय लगता है। अवयस्क है, फर्म से बाहर जाने का निर्णय लेता है, तो अब ये बोलेगा बाकी साझेदारों से कि मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे दो। अगर नहीं देंगे तो ये उस समय वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। फर्म पर नहीं ये कर सकता है क्योंकि इसका लाभ का हिस्सा है। अब ये छोड़ के जाने का निर्णय लेगा, सिर्फ कब कर सकता है? जब ये फर्म छोड़ के जाने का निर्णय लेता है, उस समय ये मांगेगा अपना हिस्सा, और अगर इसमें कोई आनाकानी की गई तो अब ये वाद प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इसका अधिकार बनता है ना लाभ प्राप्त करना।